ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, हमारा फर्म का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट, डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, डेटा रिट्रीव करने का कॉन्सेप्ट और डेटा को मीनिंगफुल बनाना, मतलब रिपोर्टिंग सिस्टम जनरेट करना, ये सारा जब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा और एक प्रोसेस के थ्रू होगा, हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें आपके लिए बताए गए हैं। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम सिर्फ हमने इंटीग्रेशन तक बात की, नेटवर्किंग तक बात की, ऐसे ही है। सो आज हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखी। उसमें मेरा बेटा सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 पे टीपीएस। मैं इसको कहूँगा कि ये हमारा लेवल 1 या बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस को डील करता है। फॉर एग्जांपल, रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा हुआ है, हर आने वाले का डेटा नोट करता है, सिस्टम में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि सारी बात है अगर एडमिशन्स के लिए लोग आएंगे तो हम पहले उनका डाटा जो है वो इकट्ठा करेंगे ताकि बाद में हम ये असेस कर सकें कि कितनी क्यूरीज आई, यानी कितना वॉक इन जनरेट हुआ और फिर कितने को हम कन्वर्ट कर पाए। हमारा जो एडमिशन का स्टाफ है वो कितनों को कन्विंस कर पाया कि उन्हें यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहिए। हम इस तरह की असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट लेवल आप कह लें कि बेसिक ऑपरेशन जो है हमारे बिजनेस के, कि अगर मेरा स्टोर है तो जो मैं रोज डेली बेसिस पे सेल कर रहा हूँ तो साथ उसका बिल बना रहा हूँ। वो जो बिल बनाने वाला आप कह लें कि प्रोसेस है, और अगर उसके लिए मैं कोई सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो वो टीपीएस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ट्रांजैक्शन मतलब इसका मतलब है ये बिजनेस के पहले बेसिक लेवल का पार्ट है। अगर उसको आप पहले आप डिजिटलाइज करते हैं तो वो इसमें आएगा। यानी खास तौर पे कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ इसलिए डिजाइन है कि आप उसमें एंट्रियां कर सकें एट द वेरी स्टार्ट, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, तो फिर इसका मतलब ये टीपीएस है। ठीक है, लेकिन बात है कि हमें हमेशा ये तो नहीं चाहिए होता, हमें हमेशा एंट्री लेवल के सॉफ्टवेयर थोड़ी चाहिए होते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एमएसएस। आप ये समझ लें यहाँ हम मैनेजर लेवल पे आ गए। अब यहाँ ना हमें दो एड ऑन्स मिलेंगे। यहाँ एक तो हम बेसिक रिपोर्टिंग चाहते हैं, सही है, मतलब जो उन्होंने डाटा एंटर किया हुआ है हम देखना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे क्या सेल हुआ क्या नहीं हुआ, स्टॉक में अभी भी कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कितनी चीज़ें रैक से चली गई, कितनी और अभी मैंने ला के रखनी है। बहुत सारी चीज़ों की एक्सपायरी आने वाली होगी और बहुत सारी चीज़ों की एक्सपायरी हो चुकी होगी। वो एक्सपायरी वाली चीज़ें आपके लिए हमने रिमूव करनी है और एक्सपायरी जिनकी होने वाली है उनको सामने लाना है डिस्प्ले पे ताकि वो जल्दी से निकले, और पिछली आपके लिए चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो रिपोर्टिंग भी होगी यहाँ पे और आप कह लें कि चेकिंग भी। तो फिर इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बेसिक लेवल से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होगी। यहाँ आप किसी को भी ट्रेन करके बिठा दें, डाटा ही एंटर करना है, नंबर्स ही प्रेस कर दें, लेकिन यहाँ आप कह लें कि अब थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होगी कि यहाँ डाटा एनालिसिस के हवाले से हम मूव करते जा रहे हैं। तो हमारे पास एमएसएस जो है वो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे अब एनालिटिकल हो रहे हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। लेकिन थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा ईएसएस। अब आप कह लें ये है हमारे पास टॉप मैनेजमेंट। अब मुझे तीन चीजें चाहिए, मुझे रिपोर्टिंग चाहिए और मुझे एनालिसिस चाहिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे ग्राफिक्स भी चाहिए, क्योंकि अब मैं डिसीजन मेकिंग में आ गया हूं। अब मैं एनालिसिस चाहता हूं, मैं प्रोजेक्शंस भी चाहता हूं, बल्कि ये भी लिखेंगे हम। मैं ये देखना चाहता हूं कि कल को ये क्या हो जाएगा, ये कल ये जो ट्रेंड चल रहा है ये कल कैसा होगा,
क्या कल भी ऐसे ही हमें इंक्रीज नजर आएगा? क्या जो मैं स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाला हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये पैसे इतने इधर लगा दिए जाए तो उससे मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या असर पड़ेगा, हमारी सेल में कितना इजाफा हो सकता है? हर साल ना आईकैप एक आपके लिए कंपटीशन करवाता है ओलंपिक के नाम से। उसमें मुख्तलिफ फर्म्स से टीम्स आती हैं, पैक से भी आपके लिए टीम जाती है और वो कम्पीट करते हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कम्पीट करते हैं 3 लेवल्स के ऊपर वो कम्पीट करते हैं और फिर आखिर में जो है वो आप कह लीजिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डिसाइड किया जाता है। तो उसमें जो है जो सेकंड लेवल है, पहले लेवल पे एमसीक्यू टेस्ट होता है, दूसरे लेवल पे आप कह लें कि टॉपर आपको 3-4 घंटे के लिए एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है और एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है आपको। आपने क्या करना होता है कि एक बिजनेस आइडिया उसको ओरिजिनेट करना होता है, उसके पोर्टफोलियो को बताना होता है कि कितना पेड अप कैपिटल होगा, कैसे होगा, फिर उसकी लाइफ ऑफ ब्रेक इवन एंड लाइफ ऑफ मैच्योरिटी बतानी होती है कि 6 महीने में ब्रेक इवन आ जाएगा, 1.5 साल में हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप कह लें कि वहाँ पर वो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है और आप कह लें कि उन सब के हवाले से एंड ऑफ द रिजल्ट भी वहाँ पर शो हो रहा होता है। मतलब आप जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी खेलेंगे अपने बिजनेस के लिए, आप समझ लीजिए गेम की तरह होगा। आप जो भी आप कह लेंगे स्ट्रेटजी खेलेंगे, आप कहते हैं जी कि 2 महीने बाद हम ये वाला काम कर देंगे, 2 महीने बाद हम नई बिल्डिंग ले लेंगे, या 3 माह बाद जो है वो आप कह लेंगे हम यहाँ नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, ये इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, इसकी कंपेनिंग लॉन्च कर देंगे, कुछ ऐसा। वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कह रहे वो सब ये खेलते हैं, जिससे जो है वो प्रोजेक्शन, अब उस पर टाइमलाइन भी बनता है। आपके एक बैड डिसीजन से आपका ब्रेक इवन का जो टाइम है वो आगे भी जा सकता है, आपके बिजनेस की मैच्योरिटी आगे भी जा सकती है और आपके गुड डिसीजन से वो पीछे भी आ सकता है। कि वो आपको ये भी बताता है कि शुरू में कंपनी पहले 1.5 साल बहुत अच्छी चली, बीच में आपने कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं किया मार्केट के चेंजेस के मुताबिक, और जनाब अली एट द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज एट अ लॉस, तो आप वैसे ही आपके लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपके लिए वो खेलते हैं, वो एग्जांपल है DSS की, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कि आप जो भी डिसीजन लेंगे रियल लाइफ में, जो आपने फिनोमेना बनाया है वहाँ पे, उसमें वो कितना सक्सेसफुल होगा, ये सॉफ्टवेयर आपको सारा बताएगा। तो इस पर रिपोर्टिंग भी होगी, इस पर एनालिसिस भी होगा और इस पर प्रोजेक्शंस यानी फोरकास्टिंग भी होगी, प्रिडिक्शन भी होगी कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। ग्राफिक्स का मतलब है कि ग्राफ्स होंगे, ग्राफ्स के जरिए आप बताएंगे कि ट्रेंड, जैसे सर ने आपको रिग्रेशन कोरिलेशन में बताया कि स्कैटर डायग्राम इज वन ऑफ द थिंग, और चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि हिस्टोग्राम और ये सारी चीजें सिर्फ ये क्या है, ये डेटा को ग्राफिकली शो करने का एक तरीका है। तो यहाँ हम ग्राफ्स यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा मीनिंगफुल लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं। देन वी हैव एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये ना इसके साथ ही है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। जो किताब में इसको डिस्टिंग्विश किया गया है DSS और ES को, वो ये है कि वो कहता है कि जब CEO लेवल का बंदा जिस डैशबोर्ड और जिस आप कह लें कि प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन होगा और जो एक्सेस करेगा इंफॉर्मेशन को, वो एक्सपर्ट सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स है ना और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो वास्तव बड़े बड़े जो है वो पैटर्न पे अलग ही हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल CEO है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ऊपर से ही चीज़ों को देखेगा। लेकिन ये है वो लोग जो एक्चुअल में उसकी टेक्निकल टीम है, एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड है, जो उसके नीचे बैठे हुए हैं, जिनसे वो काम करवाएगा। सर यहाँ पे EIS भी लिखा हुआ है, सेम ही है, ठीक है। एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम या ESS एक ही बात है। मैंने कहा कि ये इसके साथ है, असूली तौर पर ये इसके साथ है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि उसने इस पे लिखा है कि CEO लेवल का बंदा जो है वो इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं यहाँ मल्टीपल लोग होंगे काम करने के लिए और यहाँ एक सिंगुलर अप्रोच होगी। मतलब ये वाली एक्सेस किसी एक के पास होगी, ये वाली सारी बातें CEO एक ही होगा,
CEO या CFO, दिस ओनली वन पर्सन। लेकिन आप कह रहे कि यहाँ मल्टीपल लोग होंगे जो उसके लिए जो है वो, जैसे मैंने आपको टीम का फिनोमेना दिया ना, तो those 3 people are there and all those 3 minds can access the same information। सही है। लेकिन यहाँ आप कह लेंगे सिंगुलर अप्रोच होगी, एक शख्स को सारी अथॉरिटी होगी और वो देख पाएगा। सर वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है इसलिए कोई चेक करेगा या फिर सारा काम उसी को करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर ना हमें सोफिस्टिकेटेड रिपोर्टिंग चाहिए, ये बेसिकली रिपोर्टिंग पर चले गए हम। डेटा एंट्री यहाँ खत्म हो गई है, इन सारों का काम ना अब रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। ये डेटा को एक्सेस करते हैं इन सच एंगल दैट मेक्स इट मीनिंगफुल। डेटा तो पड़ा हुआ है सबके एडमिशंस का, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए उस सारे एडमिशन फॉर्म में से, और उससे आप असेस करते हैं कि असल में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक नया कैंपस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि मुझे बताएं कि पिछले 3 सालों में हमारे पास बच्चा किस लोकेशन से ज्यादा आया है। तो देखो ना, जिस तरह की आपकी क्यूरी होगी उसी तरह की आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे। अब ये एडमिशन वाला नहीं सोच सकता, ये कैंपस मैनेजर भी नहीं सोच सकता, ये ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही सोच सकता है। उसका ही माइंडसेट होगा ना कि मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मैंने कोई कैंपस स्टार्ट करना है, तो वो फिर इस एंगल को एक्सप्लोर करेगा। तो चूंकि इनके जहन में बातें और हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग क्राइटेरियाज और क्यूरीज कुछ और होगी, तो जो इनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस होगी किसी और के पास नहीं होगी। क्योंकि हमने लास्ट टाइम सिक्योरिटी और प्राइवेसी को पढ़ा, तो हमने कहा कि ये भी बड़ा ज़रूरी है। जब आप लोगों को डिजिटली कनेक्ट कर देते हैं तो एक मसला आता है कि वो फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हैकिंग का कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, स्पैम का कॉन्सेप्ट है हमारे पास आप कह लें कि इलीगल एक्सेस का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स लगते हैं ताकि कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ठीक हो गया। देन द लास्ट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप सिर्फ इतना समझ लें कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज लेवल पे होता है कि हम आपका एक लॉगिन आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं फॉर एग्जांपल। खैर हमने पहले सोचा था कि बैंक में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आप कह लें कि हमें ऑनलाइन एक स्पेस, क्लाउड स्पेस बाय करनी पड़ती है। तो ऑलरेडी इसी को SOL जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग स्कूल है, इसमें कैब सब, तो उसके लिए हमने क्लाउड स्पेस दी हुई है, जो कि आप कह लेंगे सालाना करोड़ों वाली बात हो जाती है। उसके बगैर आप कह लेंगे वो रिकॉर्डिंग्स और वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रह सकती, इसलिए फिर हमने ये छोड़ दिया। तो ये बेसिकली ऐसे बनता अगर होता है। ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे प्राइवेट है, जो भी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें ऐसे लॉगिन्स बने होते हैं और वो एक कॉमन ईमेल सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए भी कि आपके फॉर एग्जांपल मेरा गूगल का भी है और इस तरह से मेरा पैक का भी है, दोनों आईडी आप कह लें कि ईमेल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल फ़ोन में हर वक्त लॉगिन है। लेकिन इसका सेपरेट बनने का फ़ायदा ये होगा कि जब इसमें ईमेल आएगी ना तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा। मेरे जीमेल में कोई ईमेल आएगी तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ कि ठीक है देख लूँगा, लेकिन जब इसमें कोई ईमेल आएगी तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा। यानी पक्की बात है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पैक की तरफ से आई है, ऑफिशियली है, तो यहाँ तो मुझे वो कोई एडवर्टिजमेंट के कोई इररेलेवेंट ईमेल्स वो तो नहीं आ सकती। काम की बात ये है, तो वो काम की बात की वजह से मैं सारे प्रोसेस को सोफिस्टिकेटेड कर लेते हैं कि जल्दी से आप इस तरह से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह से एक मैसेजिंग सिस्टम भी है। तो ये एक ऑटोमाइजेशन, फिर से डिजिटल वे में आपस में कम्युनिकेट करने का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये बात समझ आई सबको? सही है। 2012 में ना, जब मैं जिस बैंक में था उस टाइम पे आपको डिजिटलाइज किया ना 2011 में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आप कह लेंगे सिस्टमेटिक थी, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन और बहुत सारी और चीज़ों को ना सेंट्रलाइज किया गया। पूरा बैंक को आप कह लें सेंट्रलाइज किया गया पूरे पाकिस्तान में। तो उन्होंने हमें एक और ऑप्शन भी दी उसमें
और वो ऑप्शन ये थी कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग बॉक्स, हर वक्त जब भी आप लॉगिन करेंगे एक इंस्टेंट मैसेजिंग बॉक्स आपका खुल जाएगा और आप उससे मैसेजिंग कर सकते हैं अपने कॉलीग्स के साथ। इंस्टेंटली कोई बात आपने कहनी है तो आप फ़ोन ना यूज़ करें, आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर दें उसके आईडी पर। लेकिन चूंकि फिर जारी बात है हम कुछ ना कुछ तो उल्टा करते ही है, हमने उसको बाकी मैसेजिंग टूल बना लिया। उसमें हम हर वक्त आपके लिए कि 4-5 लोग जो कॉलीग्स हम दोस्त थे तो हम एक ग्रुप बनाए रखते थे और उसमें आपके लिए बातें चल रही हैं, खिलाफ भी हक में भी और सब आपके वो ना फिर पता लग गया किसी को पकड़े गए हम। तो उन्होंने खैर हमें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिर डेवलपर को कहा कि ये ऑप्शन आप बंद कर दें, क्योंकि उसमें सिर्फ हम नहीं थे। पता चला कि और भी आप कह लें बड़ी ब्रांचेस में जहाँ ज़्यादा स्टाफ बैठा हुआ है तो लड़के यही कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को खास तौर पे ज़्यादातर हम सीनियर कोई गालियाँ निकाल रहे हैं तो आप कह लेंगे ये चल रहा है। तो उन्होंने फिर इसको बंद कर दिया कि ये गलत बात है, तो ये सारे लड़के शरारतें करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। सीनियर ने आज ये टाई पहनी हुई है, ये टाई देख ऐसा लगता है जैसे रोटियों वाला रुमाल होता है, तो इस तरह की फिर हम बातें करते थे ना कि यार पैसे पाओ, सारे डिपार्टमेंट वाले थे अपने बॉस को शूज़ ले आओ। इस तरह की फिर हम बातें करते थे, या अक्सर हम कहते थे कि देखा पेट कैसे निकला हुआ है, लगता है इन्होंने रेस लगाई है। वो इस तरह की फिर बातें ना सारी वो डेवलपर को उन्होंने कहा कि ये बात करें कि मजाक क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी भी करते थे क्योंकि फीमेल्स भी होती थी हमारे साथ। सही है, तो हमें पता लगा कि कुछ सेटिंग भी है कुछ लोग वो भी हर वक्त ऑनलाइन रहते थे। वो इंटर्नीज ने हमें बताया, इंटर्नीज आते हैं बैंक में इंटर्नीज होते हैं, तो वो उनमें से कुछ शरारती इंटर्नीज भी होते हैं। तो उन्होंने बताया सर मैं 2 हफ्ते मैडम के साथ बैठा हूँ, तो मैडम किसी के साथ मैसेज करती है कि आरबीएम कौन है। ठीक है, तो वो हमारे ही कुलीग था, उसने बताया नहीं होता पहले, उसका नाम है रिजवान बिन मुजफ्फर। तो उसने अपना लॉगिन बनाया था आरबीएम। ठीक है, तो वो हमसे अब सर ये आरबीएम कौन है, मैडम हाथ में चैट कर रही है, इतना देखा आप पहुंच गए यार। कहते ही तेरे को स्टाइल होता जा रहा है कुड़िए, मुझे परेशानी हो जाती है कि पता नहीं क्लास है कि अभी रैंप वॉक या आएंगी और इधर से ऐसे ही चले जाएंगे। चलो खैर क्या किया जा सकता है, ये बात तो लिखा है। अच्छा बेटा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है ERP। आपने भी जो फील्ड में जब जाना है तो बेसिकली आपने जिस सॉफ्टवेयर पे काम करना है हम उसको ERP ही कहते हैं। एक्चुअली ERP इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ERP जो है वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप ये समझ लें कि मेरा एक ही सॉफ्टवेयर होगा और उसके ये 1 2 3 4 लेवल है। TPS की एक्सेस बेसिक लेवल के एम्प्लॉइज को होगी, MSS की एक्सेस मैनेजर लेवल पे हो जाएगी, DSS की एक्सेस टॉप मैनेजमेंट के लिए हो जाएगी, और फिर आप कह लें कि एक्सपर्ट सपोर्ट सिस्टम की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनर्स के पास होगी। ठीक है, या फिर आप कह लें कि CEO के पास होगी या लीडर्स के पास होगी। तो फिर ये सारा कुछ जो है वो हम ERP सिस्टम के तहत जो है वो लेते हैं, जो कि हमारे पास है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज भी, रिसोर्स भी, प्लानिंग भी, क्योंकि इसमें अब सब कुछ आ जाएगा। आप इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, इवन आपने वाउचर प्रिंट करना है या जनरेट करना है, आप इसमें इन्वेंट्री डेवलप करें, आप इस पे स्टॉकिंग देखें, आप इस पे डेटाबेस देखें, आप इसको ऑडिट पर्पसेस के लिए यूज करें, आप इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करें। ये सारी चीजें आप कह लें कॉम्बिनेशन के तौर पर यहाँ पड़ी होंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज फॉर बिजनेस, रिसोर्स फॉर ऑल द एसेट मैनेजमेंट एंड P फॉर प्लानिंग। कि आप डिजिटलाइज्ड प्लानिंग अगर करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा। ये बात समझ आई थी सबको? सर EIS भी आता है जी मैम सर। डेटाबेस के नीचे क्या लिखा है? बेटा हाँ जी, डेटाबेस के नीचे
डेटाबेस के नीचे ऑडिट लिखा है और डिसीजन मेकिंग। हाँ, एक और चीज रह गई, और ये आपका कैफ लेवल का एक सब्जेक्ट भी है। मेरे ख्याल में अब उन्होंने उसकी सी फैब में कन्वर्ट कर दी है। मतलब आपकी रिपोर्टिंग का जो है वो बड़ा क्रूशियल पार्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो, क्योंकि आप आगे जितना भी पढ़ने जा रहे हैं वो सब आप कह लेंगे रिपोर्टिंग के करीब होता जाएगा। हमने अभी अकाउंटिंग पढ़ी, आगे FAR 1, FAR 2, वो भी आप कह लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के कंसर्न्स के साथ कि उसकी आउटपुट कैसी हो। हम आपको यहाँ पर इनपुट तो पढ़ा ही रहे हैं कि एंट्री हो गई। अब देखो एंट्री पे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा क्योंकि आगे सारा कुछ ERP यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू होना है, तो क्या ज़रूरत है आपको बिठाकर एंट्री लेवल पे इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की, कोई ज़रूरत नहीं। आपने बस डाटा एंटर कर देना, उसके पीछे जाके स्टोर भी हो जाना है। लिहाजा अब आपको बहुत सारी किताबें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस बात पे कि यहाँ एंट्री होगी बेटा, फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट में ऐसे लिखना, फिर इस स्टेटमेंट में ऐसे लिखना, फिर इस स्टेटमेंट में ऐसे लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारी एक ही दफ़ा एंट्री के बेस पे पीछे डेटाबेस पे चला जाएगा। अब आपको जो पढ़ने की ज़रूरत है वो ये है कि आउटपुट कैसे होगा। डाटा एंटर हो चुका है, लेकिन उस एंटर हुए की आउटपुट कैसे निकलेगी, आप कैसे उसको एक्सेस करेंगे, वो किस शक्ल में आएगा। अब जब वो आएगा तो फिर उसका क्या मतलब होगा, फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने रेलिवेंट कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए आप कह लें कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम FRS, वो बेसिकली एक ऐड ऑन इंग्रेडिएंट है और स्किल है जो आपको सिखाई जाएगी कि आप कैसे इस रिपोर्टिंग को जनरेट करते हैं, उस आउटपुट के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और उस आउटपुट से आप क्या लेते हैं, आप कैसे समझेंगे उसको। उसी को तो फिर हमने आगे एक्सप्लेन करना है और उसी की बेस पर तो फिर हमने आगे एडजस्टमेंट्स करनी। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ही आप कह लेंगे हमारा ऐड ऑन प्रोसीजर है सारे प्रोसेस में। अब ये सारे सिस्टम इसलिए लिखे हुए हैं सबके साथ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब किसी चीज़ के साथ सिस्टम लिख देते हैं इसका मतलब है कि अब ये एक नेटवर्क का पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डिजिटल प्रोसेस है। जब भी सिस्टम लिख देंगे साथ तो वो फिर मैनुअल से हटकर वो फिर आप कह लेंगे इंटेलिजेंस बेस हो जाएगा। सर TPS में बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम। जी हाँ, अब इसको ऐसे करते हैं जैसे कि आगे एक और प्रोसेस जो आ भी रहा है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि सेक्शन E is one batch, so everything about section E is a separate discussion, everything about section D is a separate discussion and so on, every batch। अब इसी तरह से हम कारपुर जाते हैं या मेट्रो जाते हैं तो आप देखिए वहाँ उनको पहले से पता होता है कि किसकी एक्सपायरी आने वाली है और किसकी एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो एक्सपायर होने वाली चीज़ों को रिमूव कर देते हैं और जिनकी एक्सपायरी आने वाली होती है उसको आगे कर देते हैं शेल्फ में। आप देखते हैं ना वो लोग लगे होते हैं वहाँ पर। अच्छा, अब वो क्या, उनको कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने ब्रांड वाइज नहीं एक्सपायरी वाइज बैचेस बनाए होते हैं कि कल की एक्सपायरी के जो चीज़ें हैं उन सबको एक बैच में रखा होगा, कल की डेट की एक्सपायरी की तमाम चीज़ों को एक बैच में रखा होगा, उसमें साबुन भी हैं, शैम्पू भी हैं, नूडल्स भी हैं, वो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। वहाँ पे जो ब्रांड वाइज आप कह रहे हैं उसको नहीं देखेंगे, वो एक्सपायरी वाइज देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बैच हो जाएगा, मतलब किसी एक खास कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर कोई ग्रुप आप बना देते हैं वो बैच होगा। अब इसी तरह से हमारे पास भी आप कह लें पैक में अगर बनाना शुरू करें तो हमारे मेन बैचेस कुछ ऐसे बने कि हमारा पैक का जो डेटा बेस होगा वो ऐसे बैचेस बनाएगा। ईशा ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। अब फिर इसमें आगे फर्दर बैचेस बने होंगे। और ऐसे ही now each entry it would be done by the name of admission, तो वो अपने रेलेवेंट बैच में चला जाएगा। अब जब डेटा एक्सेस करना होगा तो हमें बैच वाइज उसको देखना होगा।
ठीक है, और इससे डेटाबेस की जो रिपोर्टिंग है वो आसान हो जाएगी अगर बैचेस बने हो। अब रियल टाइम क्या है? रियल टाइम ये है कि अभी अभी एक एडमिशन हुआ है राइट नाउ 8:58 पे, अभी अभी, और उसको सिस्टम में लॉग किया गया है, और साथ ही आप करेंगे प्रिंसिपल साहब इसको एक्सेस कर सके। उनके पास फौरन से आप करेंगे एक पॉपअप मैसेज आए कि जनाब फलां बैच में एक नया एडमिशन हुआ है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम एंट्री, लाइव डाटा। रियल टाइम एंट्री मतलब लाइव डाटा चल रहा है, ठीक है, और ये जो है वो कर रहा है हेड के पास कॉलेज रिपोर्ट चली जाएगी कि हर किसी के पास चलेगी। आप ये समझें कि ऐसा सिस्टम जिसमें एंट्री होते ही अप टू डेट इंफॉर्मेशन सबके पास ऑन द स्पॉट पहुंच जाए, एट द सेम टाइम पहुंच जाए, दैट इज द रियल टाइम। ठीक है, हाँ जी, और कोई सवाल यहाँ पे किसी का? क्लियर है? ऑडिट क्या होता है? जब आप कह लें कि हम अपने डाटा को एंटर कर देते हैं, जब आप अपने डाटा को कंसोलिडेट कर देते हैं, जब रिपोर्ट्स बन जाती हैं, स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तो उनको जो लोग वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी करेक्टनेस, उनका सही गलत होना, जो लोग चेक करते हैं, दैट इज द ऑडिट। सही है? तो ये भी स्किल है, सिखाई जाती है कि कैसे आप कह लें कि किसी के किए हुए काम में से आप उसको वैलिडेट करते हैं। आप गलतियाँ नहीं निकालते, इसको गलतियाँ निकालना नहीं कहते, इसको वैलिडेट करना कहते हैं। क्या जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, क्या जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, क्या जो आपको ड्यूटी दी गई थी, क्या वो पूरी तरह परफॉर्म हो रही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि डाटा एंट्री को चेक नहीं करते हैं, इसमें इवन स्टॉकिंग हो, इसमें इवन आप कह लें कि बैच प्रोसेसिंग हो, जैसे बैच के बाद, बल्कि आप क्वालिटी और ग्रेड ऑफ मटेरियल को भी चेक करते हैं कि अगर कंपनी कहती है कि हम फलां ग्रेड की चीज़ यूज़ करते हैं प्रोसेस में ताकि हम अपनी आउटपुट बना सकें, तो क्या वाकई आप वो वाली चीज़ रॉ मटेरियल के तौर पर मंगवा भी रहे हैं कि नहीं? तो ये ऑडिट आप कह लें कि एक स्किल। अच्छा बेटा, अब जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप जरा देख लें कि ये जो हमारा ERP सिस्टम है, इसको उसने स्मॉल, मीडियम और लार्ज फर्म्स के लिए असाइन किया है कि अगर आपका ERP सिस्टम है तो वो सस्ता, महंगा और महंगा हो सकता है। तो उसने इसको ऐसे सस्ता, महंगा और महंगा तो नहीं किया, उसने इसके लिए अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए कि अगर स्मॉल फर्म है, अगर आपकी मीडियम फर्म है, या आपकी लार्ज फर्म है, यानी 50 तक अगर बंदे हैं तो स्मॉल फर्म है, 250 तक अगर बंदे हैं तो मीडियम फर्म है, और अगर आप कह लें कि 300 से ज़्यादा लोग हैं आपके पास तो फिर आपकी लार्ज फर्म। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो आप कौन कौन से ERP सिस्टम जो है वो फॉलो कर सकते हैं? हमारे पास स्मॉल फर्म्स के लिए तो एक ही सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो यूज हो रहा है, ठीक है, और ये बिल्ट इन बनता है, मतलब आप कह लें कि ये एक बनी बनाई चीज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह। आप बस इसको पे करें इसके लिए और इसको इंस्टॉल कर दें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल दें, फीड कर दें, और फिर वो सॉफ्टवेयर से सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे और उस सॉफ्टवेयर को डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालाइजेशन और सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करें। आपको सेपरेट किसी से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो क्विक बुक्स जो है वो आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है जो कि ERP सिस्टम के तहत छोटी छोटी फर्म्स इस्तेमाल कर रही है और बहुत रैपिडली पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है। बल्कि आप कह लें कि बीकन हाउस ने जब स्टार्ट किया था अपने आप को डिजिटलाइज करना, तो उन्होंने क्विक बुक से स्टार्ट किया था, एंड देन लेटर ऑन आप कह लें कि फिर वो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की तरफ गए, तो शुरू में उन्होंने क्विक बुक्स जो है वो आप कह लें यूज़ किया था। तो अगर आपकी मीडियम फर्म है तो आप यूज़ करेंगे SAP बिजनेस वन, माइक्रोसॉफ्ट 360, ये इसका प्रोफेशनल वर्जन है, ये आपको फ्री में नहीं मिलता, थोड़ी 360 है, 365 है। और उसके अलावा है, हाँ जी, जो बहुत मशहूर है पाकिस्तान में भी, उडो। पाकिस्तान में जो इस वक्त मशहूर है, जैसे मैंने क्विक बुक्स के बारे में आपको बता दिया, पाकिस्तान में ये दोनों जो है वो आप कह लेंगे बहुत मशहूर है। अब ये थोड़े और सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। आप ये समझ लें कि यहाँ हम काफ़ी हद तक मशीन लैंग्वेज के करीब आ गए।
यानी यहाँ प्रॉपर आपके लिए कि कोडिंग लिखी जाएगी, डिज़ाइन किया जाएगा आपके लिए एक सॉफ्टवेयर। इसलिए फिर ये हम बाय नहीं करेंगे, इसके लिए हम डेवलपर हायर करेंगे। एक डेवलपर होगा जो इसके ऊपर काम करता होगा, वो हमारी चीज़ हमें बना के देगा और बैकएंड पे हर वक्त सपोर्ट के लिए रहेगा कि अगर कहीं ये ख़राब हो या इस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए या इस पर कोई क्लैश ऑफ थॉट हो तो वो पीछे बैठकर उसको रिजॉल्व करेगा। यानी इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट बिठाना पड़ेगा जो इसको जो है वो हैंडल करेगा। और ज़्यादातर इसको आउटसोर्सिंग किया होता है कंपनीज ने, ये बंदा हायर नहीं होता, ये हमारा वेंडर है। ये बात समझ आ रही भाईजान? ये सप्लायर है हमारा, वो पाए ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो हमारा सप्लायर होगा, हमारा इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं हो सकता। इसमें आप कह रहे कि वो भी मसला है ना, अगर ये हमारा एम्प्लॉय होगा और यही हमारा डेवलपर होगा तो ये कहानी को डाल सकता है हमारे साथ, क्योंकि ये किसी तरह के भी हमारे साथ लीगल बाइंडिंग में थोड़ी होगा। तो कल को ये हमसे नाखुश हुआ तो ये हमारी सारी कंपनी का पट्टा उठा देगा, हमारी इंफॉर्मेशन लीक भी कर सकता है। लेकिन जब ये आउटसोर्स होगा, ये एक सप्लायर होगा, ये एक वेंडर होगा, तो हमारा इसके साथ एक लीगल एग्रीमेंट होगा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि हमारी इंफॉर्मेशन को आपने लीक नहीं करनी, तो वो ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है। और फिर हमें नहीं पता कि पैक किस डेवलपर से सॉफ्टवेयर लिया हुआ है LMS का, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और अदरवाइज भी आप कह लें कि उसकी कोई जो है वो कॉन्टैक्ट हमारे साथ होने की ज़रूरत नहीं है। फिर लार्ज फर्म्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप कह लें कि SAPs हैं। इसके अलावा आप कह लें कि हमारे पास यहाँ पर SAP बिजनेस वन है अगेन। इसके अलावा आप कह लेंगे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स नहीं, इसके बाद ओरेकल है। और इसके अलावा हमारे पास फोन हैना है। ये फिर नाम हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसके सवाल आते हैं इसी तरह से। फॉर हैना तो इसी तरह से नाम है, जैसे ओरेकल जो है वो एब्रीविएशन है, इसी तरह से ये भी जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। और ये सब हमारे पास क्या है, ERP सिस्टम है, बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े मशहूर या बड़े कॉम्प्लेक्स। ये लार्ज फर्म्स के लिए, ये मीडियम फर्म्स के लिए और ये आपके लिए स्मॉल फर्म्स के लिए। तो ये नाम हमें याद करने हमें इसका सवाल आता है कि स्मॉल के लिए या मीडियम के लिए या आप कह लें कि लार्ज फर्म्स के लिए हम कौन सा ERP सिस्टम यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो डेवलपर्स नहीं होते। उस IT टीम का सिर्फ 2 से 3 लेवल का काम होता है। नंबर 1 हमारे डिवाइसेस को मैनेज करना, ठीक है, और नंबर 2 कुछ किसी हद तक जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको जानना, ताकि वो डेवलपर से बात कर सके कि हमें किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है। ये हम ये IT पर्सनल हम हायर करेंगे ताकि वो बात कर सके और डेवलपर की बात को भी समझ सके और फिर CEO को या मैनेजर को समझा सके। यानी ये ब्रिज के काम करेंगे, लेकिन ये डेवलपर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपर कभी भी अपना कोड सेल तो नहीं करेगा ना, वो आपको सॉफ्टवेयर यानी अपनी आउटपुट तो सेल करेगा लेकिन कोड नहीं ना सेल करेगा। तो कोड के लिए फिर उनको उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सो कल बेटा, कल हम इसके MCQs करेंगे नोट से, ठीक है। तो आप सब लोग जो है वो जरा पढ़ के आइएगा। हाँ, एक और मुझे फेवर चाहिए होगी आप लोगों से कि जो आपके नोट्स में मैंने आपको लिख के दिए एक्सप्लेनेशंस। यस सर। मैंने MCQs तो चेक किए लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी। तो अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो ये करे कि किताब सामने खोले, वो एक्सप्लेनेशन है वैसे बुक से ही, तो किताब सामने खोले और साथ आपके लेकिन नोट्स की एक्सप्लेनेशंस भी देखे, तो मैच करके देखे कि क्या कोई क्लैश तो नहीं है कि जो किताब में लिखा गया है क्या उसके अगेंस्ट तो एक्सप्लेनेशन कोई नहीं लिख दी गई। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैंने जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सारी निकाल दी है, सिर्फ ब्रीफ डेफिनेशंस रह रहे हैं, टर्म्स। अब जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, एग्जांपल है या कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा डिटेल है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो नोट्स में नहीं है। तो आप देखें कि वो जो डेफिनेशंस हैं क्या वो बिल्कुल सही लिखी हैं, वैसे ही हैं किताब में भी लिखी हुई है या फिर कोई गलत लिख दिया है कुछ। वो आप MCQs देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि MCQ में बात की गई है, ऊपर लिखी गई है, MCQ में
हमने कुछ गलत कह दिए, तो वो खैर फिर हम कल इंशाल्लाह ताला इसके नोट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सही है सारा? हाँ बिल्कुल अलग अलग डिफाइन किया है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखेंगे ना, दे आर सेम, ओनली द डिफरेंस इज दिस। EIS सिस्टम है वो है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें प्रोग्राम होता है जैसे प्रोग्राम एंट्री चेस मेडिकल डायग्नोस्टिक ये ओ भाई बोलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। वो ऐसा है कि हमारे ये दोनों सिस्टम जो है ना, ये अब ज़्यादा AI बेस्ड हो रहे हैं, मतलब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा आती जा रही है। पहले तो सब सॉफ्टवेयर होता था, तो जितना सॉफ्टवेयर को कहा जाता था वो उतना ही करता था, अब वो इम्प्रोवाइज भी करता है। ये मैं प्रोजेक्शंस ले नहीं सकता जब तक AI मॉड्यूल साथ ना हो। देखो जब आप प्रिडिक्ट करना है ना, तो आपको कोई थिंकिंग स्ट्रेटजी चाहिए। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये DSS और ESS में पहले से ही बिल्ट इन था ये वाला टूल ना प्रोजेक्शंस का, लेकिन अब वो AI से ज़्यादा हो रहा है, तो उसने उसको फिर AEIS कर दिया, ठीक है? अच्छा फिर बेटा आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पूछा था। इन्फ्लेशन इज अबाउट द राइज इन प्राइस लेवल। अगर पूरे पाकिस्तान की ओवरऑल चीजों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम इसको इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है? इसी तरह पूरे पाकिस्तान, किसी एक दो तीन चीजों की नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर चीज की प्राइस का डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आए तो फिर वो डिफ्लेशन होगा, और ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कभी भी डिफ्लेशन के लिए कोई हुकूमत, कोई पॉलिसी मेकर काम नहीं करता, क्योंकि हमने जो अभी आगे चलेंगे तो बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे, तो बिजनेस मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर वाले चैप्टर में, चैप्टर 7, तो वहाँ वो हमें दिखाएगा कि वाकई ही डिफ्लेशन तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि हमें वो अट्रैक्ट करता है कि ज़्यादा प्राइसेस का होना इन्फ्लेशन है, तो वाई नॉट प्राइस लेवल को कभी गिरा कर भी देखें, कम भी करके देखें, तो वो जो है वो आप कह लेंगे ठीक नहीं है। बाद प्राइसेस का बढ़ना मेरा बेटा इन्फ्लेशन है, और प्राइस लेवल का कम होना डिफ्लेशन।